हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का तीसरा वीडियो। इसके पहले दो वीडियोस आ चुके हैं जहां पर हम लोग पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने वहां पर डिस्कशन में जो है कर लिया था। ठीक है, आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 6 जिसका नाम है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ जो है क्या है, ये किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है, इसका यूज हम लोग आगे कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो सब जगहों पर जो है हम लोग इसी का जो है यूज करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ओम्स जो है इनका पूरा नाम जो जॉर्ज सीमंस ओम है। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, जॉर्ज सीमन ओम। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1827 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है रिलेशन स्टैब्लिश किया किसके किसके बीच में, रिलेशन स्टैब्लिश बिटवीन रेजिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज। ये तीनों के बीच में क्या क्या उन्होंने रिलेशन बताया कि R, I और V, I फॉर रेजिस्टेंस जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, I फॉर करंट एंड V फॉर वोल्टेज, ये तीनों में क्या रिलेशन होता है उन्होंने जो है बताया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया। अब वो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है कैसा था, मैं आपको यहाँ पर बना के बता रहा हूं, चाहो तो इसको बुक में भी देख सकते हो, उससे हमें क्या होगा, ज्यादा अच्छे से जो है समझ में जो है आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सर्किट को मैं थोड़ा सा सिंपल बनाता हूं ताकि हम लोग जो है ज्यादा टाइम ना ले और उसके कंसेप्ट को हम लोग क्या कर सके, अच्छे से समझ सके। तो इन्होंने क्या किया, सर्किट बनाने के लिए जो इन्होंने रेजिस्टेंस लिया, ये देखो ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये क्या है आपका वोल्टमीटर। वोल्टमीटर किसका यूज होता है, वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इन्होंने क्या लगा दिया, अमीटर लगाया। अमीटर किसके लिए होता है, करंट को मेजर करने के लिए होता है। यहां पर इन्होंने क्या लगा दिया, की लगा दिया। ठीक है, स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए इन्होंने जो है ये लगा दिया। फिर इसके बाद जो देखो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे सेल्स जो है यहाँ पर इन्होंने लगा दिए। ठीक है, अलग अलग सेल जो है यहाँ पर इन्होंने लगा दिए, इस तरीके से 3-4 सेल जो है इन्होंने लगा दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस और माइनस। ठीक है, ये जो है क्या है, वी 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 वोल्ट के क्या है, बैटरीज लगे हुए हैं। ठीक है, और जो करंट है हमारा इस तरीके से जो है क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इन्होंने ऐसा सेटअप जो है बनाया और सेटअप को बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, देखो एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने कितनी चीजों को चेंज किया, तो उन्होंने क्या किया, देखो बैटरीज को जो है, जैसे यहां पर देखो आपको 4 बैटरीज दिख रही है, तो पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक सिंगल बैटरी के साथ या सिंगल सेल के साथ, बोल सकते हैं बैटरी नहीं बोलेंगे, सिंगल सेल को इसमें कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो अमीटर से देख लिया और वोल्टेज कितना हो रहा है इसको यहां से देखा। फिर क्या करेंगे, 2 सेल को आपस में जोड़ देंगे और सर्किट में कितना करंट है और कितना वोल्टेज है उसको मेजर करेंगे। फिर 3 सेल को मेजर करेंगे, 4 सेल को मेजर करेंगे। इस तरीके से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार किया और बार बार करने के बाद जो है उनको एक चीज जो है कॉमन मिला। जैसे अगर हम लोग एक सेल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मैं यहां पर लिख लेता हूं, एक टेबल भी दिया हुआ है आपकी बुक में, उसको आप देख सकते हो, या तो मैं सिंपल सा आपको बताता हूं। देखो इन्होंने क्या किया, पहले जो है एक सेल के साथ एक्सपेरिमेंट किया, मतलब इस पूरे सर्किट में एक सेल को जो है क्या किया, इन्होंने जो है इस तरीके से जो है इन्होंने सर्किट के साथ जोड़ दिया। जब एक सेल को इन्होंने जोड़ा तो यहां पर इस रेजिस्टेंस में क्या होगा, करंट फ्लो होगा और वोल्टेज दिखेगा। तो इन्होंने जब एक सेल को कनेक्ट किया तो इन्होंने क्या पाया, देखो वोल्टेज अपॉन करंट का इन्होंने रेशियो लिया। ठीक है, या फिर मैं आपको एक और टेबल बता देता हूं, यहां पे बना के, यहां पर हम लोग रख लेते हैं सेल, यहां वोल्टेज, यहां करंट, यहां वोल्टेज और करंट का रेशियो। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, जब एक सेल को कनेक्ट किया, तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं ना, मान लेते हैं कि यहां पर जो है कितना वोल्ट आया, 4 वोल्ट आया। ठीक है, जो वोल्टेज शो हुआ वो कितना हुआ, 4 हुआ, और जो करंट हुआ वो आपका 2 एम्पियर हुआ। तो इन्होंने इसका रेशियो निकाला 4/2 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। मतलब जब एक सेल को कनेक्ट किया तो वोल्टेज और करंट का रेशियो कितना है, हमारे पास 2 है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस सर्किट में जो है उन्होंने 2 सेल को कनेक्ट किया। यहां पर 2 सेल को क्या करेंगे, इस तरीके से जो है यहां पर कनेक्ट कर दिया। 2 सेल को जब इन्होंने कनेक्ट किया तो हमने देखा कि जो वोल्टेज है ये 4 से बढ़कर कितना हो गया, 6, और जो करंट है एम्पियर मीटर में अब वो 3 दिखाने लगा।
वोल्टेज को हम यहां से मेजर कर सकते हैं और करंट को अमीटर के हेल्प से जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसका रेशियो निकाला इन्होंने, क्या मिला देखो 6/3 मतलब कितना आया 2 आया। फिर इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, तीसरे नंबर के सेल को कनेक्ट किया और यहां पर जब फिर से रीडिंग उन्होंने नोट की वोल्ट मीटर और अमीटर के हेल्प से। तो सपोज ये आ गया हमारा 8 आ गया और ये हो गया 4। तो यहां पर इनको क्या मिला 8/4 मतलब 2। फिर इन्होंने क्या किया, 4 सेल को कनेक्ट किया। 4 सेल को कनेक्ट करने के बाद जो है वोल्टेज 10 आया, करंट 5 आया और इसका रेशियो जब इन्होंने निकाला तो हमें क्या मिला 2 मिला। ठीक है, तो अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि एक सेल कनेक्ट हो, चाहे 2 सेल कनेक्ट हो, चाहे 3 सेल कनेक्ट हो, चाहे 4 सेल कनेक्ट हो, वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा कैसा है, फिक्स है। एक रिलेशन ये मिला। दूसरा हम लोग देखें कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जा रहे हैं, जैसे देखो पहले वोल्टेज 4 था, 4 से बढ़कर कितना हो गया 6, फिर 6 से बढ़कर कितना हो गया 8, 8 से बढ़कर कितना हो गया 10। तो एज जैसे कि वोल्टेज हमारा बढ़ते जा रहा है उसी तरीके से देखो यहाँ पर जो करंट भी है वो क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। 4 वोल्ट पे 2 एम्पियर करंट था, 6 वोल्ट पे 3 एम्पियर हो गया, 8 वोल्ट पे 4 एम्पियर हो गया, 10 वोल्ट पे 5 एम्पियर हो गया। तो जैसे जैसे हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी जो है बढ़ रहा है। ये जो है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है पाया और फिर उन्होंने एक रिलेशन स्टैब्लिश किया और वो जो रिलेशन हुआ है आपका वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी क्या होगा, घटेगा। तो ऐसे रिश्ते को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। और ये जो साइन जो दिख रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या है, साइन है। सो ये है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन साथ ही साथ ओम ने क्या किया, सर्टेन कंडीशन भी रख दिया और वो कंडीशन क्या है कि आप जिस जगह पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस जहां पर कभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस जगह का प्रेशर टेम्परेचर ये कैसा होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। प्रेशर फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर भी फिक्स होना चाहिए, तभी जो है किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाला जो वोल्टेज है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने ये बताया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ जो है हम लोग इसको बोलते हैं। तो अगर हम लोग ओम्स लॉ को डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे तो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, यहां पर हम लोग ओम्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज is directly proportional to the current flowing in the सर्किट। मतलब जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट की भी वैल्यू क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। और इन्होंने ये रिलेशन जो है हमको बताया। अब आपको मालूम है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमें क्या करना है, इक्वल में बदलना है, तो इक्वल में बदलने के लिए हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जो है एक कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं ताकि उसको इक्वल कर सके। तो यहां पर हमारे पास आता है, देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इसको इक्वल करेंगे तो यहां पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे और उस कांस्टेंट का नाम है R। और R को हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। R को क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं, वेयर R इज इक्वल टू व्हाट, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से अगर आपको R की वैल्यू निकालनी है कि R क्या होता है या R का डेफिनेशन बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप यहां से R की वैल्यू निकाल के जो है वो भी काम कर सकते हो। ठीक है, कैसे, देखो अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालूंगा तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन में I। ठीक है, अगर मैं यहां पर वोल्टेज को 1 कर दूं और करंट को भी 1 कर दूं तो ठीक है, तो 1/1 क्या आ जाएगा, 1। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो रेजिस्टेंस इसका जो यूनिट होता है वो होता है, इन्हीं फिजिशियंस के यूनिट पर हमने इसका नाम रख दिया है ओम और इसका सिंबल होता है ये। ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था रेजिस्टेंस के ऊपर, तो इसी के ऑनर पे हमने रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रख दिया, ओम रख दिया। तो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, जब किसी सर्किट में 1 वोल्ट क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई होता है और 1 एम्पियर का जब करंट फ्लो होता है
तो उस समय सर्किट क्या करता है, जितना रेजिस्टेंस अप्लाई करता है करंट को फ्लो होने के लिए, जितना रोकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ओम बोलते हैं। मैंने रेजिस्टेंस क्या होता है आपको थोड़ा सा बता दिया था कि जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो हमारी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकर बनाए जाते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है ये काम जो करता है ब्रेकर का, वो होता है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये भी आप बोल सकते हो, या इट इज एन डिवाइस विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस का जो फ्लो होता है उसको ये क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 ओम। और 1 ओम कितना होता है, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर 1 वोल्ट है और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो वो सर्किट जितना भी जो है रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 ओम, जो है हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है जॉर्ज सीमन ओम ने एक तो टेबल बनाया, उसके बाद उन्होंने ग्राफ भी बनाकर हमको बताया कि वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ में जो है किस तरीके का रिलेशन जो है स्टैब्लिश जो है होता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। और इस ग्राफ के बेसिस पर आपको क्वेश्चन भी जो है पूछा जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जो टेबल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बनाकर बताया था ना, उसी टेबल को उन्होंने ग्राफ पर जो है क्या किया, प्लॉट किया। तो इन्होंने y एक्सिस पर रखा किसको, वोल्टेज को, और x एक्सिस पर रखा किसको, करंट को। तो उन्होंने क्या पाया, जैसे जैसे करंट बढ़ता है सेम उसी प्रोपोर्शन में कौन बढ़ता है, हमारा वोल्टेज भी जो है बढ़ता है। अगर हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 एम्पियर है, यहाँ पर 2 4 6 8 10 और 12 है, तो 1 एम्पियर करंट पर 2 वोल्ट, 2 पर 4, 3 पर 6, 4 पर 8, 5 पर 10। तो इन्होंने ग्राफ को जब जुड़ा तो उनको इस तरीके से एक जो है आपको 45 एंगल बनाते हुए ग्राफ जो है मिला। ठीक है, और इसी ग्राफ का जो स्लोप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस जो है हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। आपसे एक और चीज पूछा जा सकता है कि जो VI ग्राफ होता है, ठीक है, VI ग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, तो VI ग्राफ से हमें उसके स्लोप को देखकर हम क्या पता कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में जो है हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपको इसी के जस्ट नीचे जो है आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जहां पर आपको 3 जो है चीजें दी गई, 3 स्लोप दिए गए इस तरीके से, 1 2 और 3। ठीक है, इसका नाम रखा है R, इसका नाम है Q और इसका नाम है P। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बने हुए हैं और आपको यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि किसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस जो है कम है, ये आपसे पूछा गया। देखो, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट इन द 3 रजिस्टर P Q R आर शोन इन ग्राफ, फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर एस्टैब्लिश इन द रेशियो। बस इसको क्या कर दिया है, ये 10 20 30 40 50 कर दिया है, और इसको जो है क्या कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस ग्राफ में ये जो हमारे पास कौन दिख रहा है, जो 2 दिख रहा है, ठीक है, यहां पर जो 2 एम्पियर के सामने आपको इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे होंगे। तो इसमें से हम लोग 2 को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, और 2 को पकड़ने के बाद जो हमारे पास R का फॉर्मूला है, जो कि R का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज अपॉन में क्या है, करंट है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका कम है। तो हम लोग 2 को फिक्स कर लेते हैं, किसको, वोल्टेज को फिक्स कर लेते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग करंट को देखते हैं। तो यहां पर करंट कितना है, देखो, वोल्टेज पहला मतलब 10, दूसरा कितना है 20, तीसरा कितना है 30 है। तो अगर मैं फॉर R निकालता हूं, फॉर R के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, देखो, R इज इक्वल टू V अपॉन में I। तो वोल्टेज कितना है 2, करंट कितना है 10, मतलब 0.5। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फॉर Q वाले ग्राफ के लिए क्या होगा, देखो, R इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है 2 है, करंट कितना है 20 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.25 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर P के लिए रेजिस्टेंस अगर निकालते हैं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 30। तो 2 अपॉन में 30 मतलब ये हो जाएगा हमारा, ये 0.1 होगा, सॉरी, ये हो जाएगा 2 1 10 सा 0.1 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन में 15 आएगा। तो 1 अपॉन में 15 मतलब ये हो जाएगा 0.06। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तीनों का हमने कैसे निकाला, समझ में आया आपको। 3 मटेरियल के रेजिस्टेंस गिवन है या वोल्टेज और करंट गिवन है, आपको इन तीनों स्लोप में से बताना है। इसको स्लोप बोलते हैं ना, एंगल बनाते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं। तो किस स्लोप का रेजिस्टेंस ज्यादा है और किस स्लोप का रेजिस्टेंस क्या है, कम है।
तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और किसका रेजिस्टेंस कम है। तो यहां पर देखो जो R है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, फिर उसके बाद किसका है, Q का है, फिर उसके बाद किसका है, P का है। तो R का रेजिस्टेंस ज्यादा है, Q का उससे कम है, P का उससे भी कम है। तो यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन मिलता है और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर आपके पास VI ग्राफ है, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो इन VI ग्राफ, अगर एक्स एक्सिस में आपका करंट है और वाई एक्सिस में अगर वोल्टेज है, तो इन आपका जो वाई क्या बोलते हैं VI ग्राफ, जिसका स्लोप जितना ज्यादा हो, स्लोप मतलब एंगल, जैसे देखो P वाला कितना एंगल बना रहा है, इतना एंगल बना रहे, Q वाला उससे ज्यादा एंगल बना रहा है, R वाला उससे भी ज्यादा एंगल बना रहा है। तो VI ग्राफ में जो है क्या होता है, मोर स्लोप, जिसका जितना स्लोप होगा मोर रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा जो है होगा। और यही अगर आपका क्या हो जाएगा, IV ग्राफ हो जाएगा, मतलब Y एक्सिस में करंट आ जाएगा और X एक्सिस में वोल्टेज आ जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, मोर स्लोप और लेस रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा ग्राफ देकर क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर Y एक्सिस में वोल्टेज है और X एक्सिस में जो है करंट है, तो जितना बड़ा स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और अगर I जो है Y में है और X एक्सिस में वोल्टेज है, तो जितना ज्यादा स्लोप उतना ही कम रेजिस्टेंस। चलिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो ओम्स लॉ समझ में आए। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि किसी भी सर्किट में अगर टेम्परेचर, प्रेशर अगर सब चीज सेम है, तो उसमें फ्लो होने वाला जो वोल्टेज होता है वो करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ओम्स लॉ, जो है इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए एक ग्राफ लेते हैं और ग्राफ में आपको क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक है, एक आपको बोला है कि एक ग्राफ है आपके पास VI ग्राफ, ठीक है, और इसमें दो मटेरियल का रेजिस्टेंस दिया हुआ इस तरीके से स्लोप के फॉर्म में। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पहले देख लो, नोटिस कर लो, V कहां है, Y एक्सिस में, I कहां है, X एक्सिस में। अब अगर मैं पूछूं आपको कि किस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है, A का या B का, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर VI ग्राफ है तो VI ग्राफ में जिसका जितना बड़ा स्लोप होगा, देखो B का स्लोप इतना है, A का स्लोप बड़ा है, तो जिसका जितना बड़ा स्लोप होगा उसका उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो A का रेजिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर देन होगा किससे, B के रेजिस्टेंस से। लेकिन मान लो यही क्वेश्चन ऐसा होता कि दो मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है आपको IV ग्राफ बना कर दिया है। अब आपसे पूछता कि बताओ भाई किसका जो करंट, किसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा और किसका रेजिस्टेंस कम है। तो अब देखो यहां पर मान लेते हैं ये X है और ये Y है, Y का स्लोप छोटा है और X का स्लोप बड़ा है। तो अभी देखो Y एक्सिस में कौन है, I, और X एक्सिस में कौन है, V। तो इसीलिए रिलेशन उल्टा हो जाएगा, जिसका जितना बड़ा स्लोप होगा और रेजिस्टेंस उसका उतना ही छोटा हो जाएगा। तो इस केस में Y का रेजिस्टेंस बड़ा होगा किससे, X के रेजिस्टेंस से। सो दोनों ग्राफ आप ध्यान से देख लो, ये VI ग्राफ है और ये IV ग्राफ है। तो आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, आप उसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आंसर करिएगा। ये आपको क्लास 12 में भी जो है देखने को जो है मिलेगा, इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन जो है मिलता है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको ओम्स लॉ आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।